नमस्कार बच्चों, मैं राम ज्ञान यादव, हिंदी शिक्षक। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइव क्लास पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने बस की यात्रा पढ़ा था। आज मैं इसका एक वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों को भेज देता हूं, जिसे जिन लोगों ने लाइव क्लास में नहीं पढ़ा था वे लोग इसको पढ़ लेंगे और बाद में कभी रिवाइज करना चाहें तो इसको आप लोग रिवाइज कर लेंगे। इसलिए हम इसको भेज रहे हैं। तो बस की यात्रा, यह जो है हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक व्यंग रचना है। व्यंग का मतलब होता है किसी का उपहास करना, मजाक करना या आलोचना करना कह सकते हैं। तो बस की यात्रा में इसी तरह से एक बस ये परिवहन विभाग की आलोचना की गई है लेखक हरिशंकर परसाई के द्वारा। परिवहन विभाग की आलोचना क्यों की गई है? क्योंकि इस स्थिति में एक बहुत ही पुरानी बस है जिसको चलाया जा रहा है और जिसका कोई भरोसा नहीं है ये कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी और लोगों के जान जोखिम में है। लेकिन इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, न तो बस मालिक का ध्यान है और न ही परिवहन विभाग का ध्यान है। इसी बात को लेकर के उन्होंने यह व्यंग रचना की है। लेखक अपने 5 मित्रों के साथ, लेखक समेत उनके 4 और मित्र यानी 5 लोग थे, उन लोगों को पन्ना से आकर के और बस से कुछ दूर जा कर के और उन्हें जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी घर जाने के लिए। ये पन्ना में किसी कंपनी में काम करते हैं और वहाँ से इन्हें घर जाना है। तो जब वे लोग वहाँ जाते हैं तो उस बस की हालत देख करके और लेखक जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का भी यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो इन 5 लोगों ने जो है पन्ना से ही इसी कंपनी की एक बस है जो सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलती है। जो अपने काम से निकले हैं उस वहाँ से 1 घंटा वेट करेंगे तो सतना के लिए बस मिलेगी और सतना से जा कर के ये लोग जबलपुर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो इन लोगों ने यह तय किया कि हम लोग इसी बस से चलेंगे और सुबह तक घर पहुँच जाएंगे। चूँकि इन 5 मित्रों में से 2 लोगों को अगले दिन वापस आ कर के और यहाँ पर कंपनी में हाजिर भी होना था। तो इसलिए उन्होंने यह विचार बनाया कि इसी बस से चलेंगे। शाम वाली बस है और सुबह तक अपने घर पहुंच जाएंगे। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। लोगों ने बताया कि यह जो शाम वाली बस है ये बहुत ही पुरानी है, इसलिए उन्होंने सलाह दिया कि जो समझदार लोग हैं वो लोग इससे यात्रा नहीं करते हैं। तो लेखक ने पूछा कि क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो नहीं, बस डाकिन है। यानी डाकू नहीं मिलते हैं लेकिन बस डरावनी है, भयावह है। डाकिन का मतलब होता है डरावना। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों की अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। जब लेखक ने बस देखा तो उसके अंदर श्रद्धा उमड़ आई उस बस के प्रति, क्योंकि वह बस बहुत ही पुरानी थी और अब उस पर यात्रा नहीं किया जा सकता था। तो वही लेखक व्यंग कर रहे हैं कि सफ़र ये लोग इसलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। मतलब वो व्यंग्यपूर्ण बातें बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, एक तरह से उपहास कर रहे हैं
कि लोग इससे इसलिए नहीं यात्रा करना चाहते हैं क्योंकि यह बस पुरानी हो गई है और इससे चलने पर इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। यह बस जो है वह तो अब पूजा करने योग्य है, वृद्धा हो गई है, अब इसको चलने की समय नहीं रह गया है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी। तो उसी बस में जो है एक बस कंपनी के मालिक भी थे जो यात्रा कर रहे थे। तो लेखक ने पूछा कि क्या यह बस चलती भी है। उसकी पुरानी हालत देख करके उन्होंने बस मालिक से ही यह बात पूछा। तो बस मालिक ने कहा हाँ यह चलती है। उन्होंने बताया कि यह बहुत अच्छी से चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब जो है फिर वो उपहास कर रहे हैं कि गजब की बात है, इतनी पुरानी बस है और अपने आप चलती है, ये कह रहे हैं। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने गए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब वो बता रहे हैं कि हम सभी लोग जो है यह सोच करके बैठ गए कि चलो कोई बात नहीं, इसी बस से चलेंगे जब यह जाती है तो। और उनके जो मित्र उन्हें छोड़ने आए थे, लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि यह हमारी अंतिम विदाई है, क्योंकि ये बस कब दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी और हमारी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था उस बस की पुरानी हालत देख करके। तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब जो है जब वे लोग बैठ गए तो बस की इंजन जो है स्टार्ट हो गया और ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है। वो इतना कबाड़ी हो गई थी बस कि जब वो स्टार्ट हुई तो पूरी इंजन जो है, पूरी बस जो है आगे से लेके पीछे तक हिलने लगी। तो लेखक को ऐसा महसूस हुआ कि हम जहाँ बैठे हैं वहीं पर इंजन है, पूरी बस हिल रही है, ऐसा लग रहा है पूरी बस में जो है इंजन ही इंजन है। फिर जो है उन्होंने देखा कि जो कांच है वो टूटे हुए थे और टूटे हुए ऐसे थे कि अगर उस कांच पे खिड़की पर हाथ वगैरह रखेंगे तो कट जाने का डर है, इसलिए जो है वे लोग खिड़की से थोड़ा दूर होकर के बैठ गए। और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो जिस सीट पर बैठे हैं उसी सीट के नीचे इंजन है, यानी पूरी बस हिल डुल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या हम सीट हम पर बैठी है। यानी बस चल पड़ी और लेखक सोच रहे हैं कि यह ऐसा लग रहा है जिस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था उस समय यह बस खरीदी गई होगी, यानी 60-70 साल पहले। तो उस समय यह बस नई होगी, जवान होगी, और अभी जो इसकी हालत है वह वृद्धा हो गई है और पुरानी हो गई है। फिर भी वे लोग सभी लोग बैठ गए और 8-10 मील चलने के बाद लेखक को ऐसा असहज महसूस हो रहा था उस बस में। उन्हें ये नहीं महसूस हो रहा था कि बस में किसी सीट पर वे बैठे हुए। पूरी बस जो है हिल रही थी, इधर उधर सभी लोग जो है परेशान थे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है।
ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। कुछ दूर चलने पर पता चला कि जो पेट्रोल इसके तेल का जो टैंक है उसमें छेद हो गया है, लीक हो गया है और तेल जो है गिर रहा है। तो तुरंत ड्राइवर ने एक उपाय किया, उसका सारा तेल जो है एक बाल्टी में खाली कर दिया और इंजन में जिससे तेल सप्लाई की जाती है उसका नली बाल्टी में डाल दिया। अब बाल्टी से इंजन में जो है, बाल्टी में जो तेल रखा हुआ था उससे इंजन में तेल जाने लगा और बस फिर चल दी। अब लेखक फिर जो है व्यंग भरी बातें कर रहे हैं और वो अपने मन में ही कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ दूर चलने के बाद बस का इंजन भी अलग हो जाएगा और जो बस के मालिक है वो इंजन को अपने गोद में ले लेंगे और बस चलने लगेगी। ये उपहास ही किया जा रहा है, एक मजाक ही किया जा रहा है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब जो है फिर जो है बस आगे चल दी और 15-20 मील उसकी रफ्तार हो गई थी। तेज़ से बस चल रही थी और लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था क्योंकि वो बस बहुत ही पुरानी हो गई थी। इसलिए कब इस बस की ब्रेक फेल हो जाएगी, कब स्टीयरिंग फेल हो जाएगा, उन्हें इसका कोई भरोसा नहीं था। तो वही सोच रहे थे कि उस समय प्राकृतिक दृश्य बहुत लुभावने लग रहे थे देखने में, लेकिन मुझे रास्ते में हर एक पेड़ दिखाई दे रहा था, उसे मैं अपने शत्रु की तरह देखता था। कब बस उसमें जा कर के टकरा जाएगी और हम सबकी मृत्यु हो जाएगी, दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए वो प्रकृति में उपस्थित सभी पेड़ पौधों को वो अपना शत्रु समझ रहे थे उस समय। ये उनकी बस की यात्रा के समय की सारी घटनाएं हैं जो उनके दिमाग में आ रहा था और परिवहन विभाग से लेकर के बस मालिक तक को वे किस तरह से व्यंग कर रहे थे, उपहास कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे। इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं इसमें। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस जो है फिर रुक गई। किसी कारण बस उसमें कुछ फिर प्रॉब्लम आ गया, कुछ समस्या आ गई और बस रुक गई। ड्राइवर तरह तरह की तरकीबें उपाय सोच रहे था पर बस नहीं चली। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो बहुत ठीक है, ये तो संयोग की बात है कि अभी थोड़ी गड़बड़ी आ गई, ठीक हो जाएगी। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब जो है बस को एक वृद्धा रूप दे रहे हैं, वृद्ध व्यक्ति की रूप दे रहे हैं लेखक, और बता रहे हैं ऐसा लग रहा है जब वो बस खराब होकर के वहाँ रुकी हुई थी तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई वृद्धा व्यक्ति जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और अब यहाँ से वह आगे जाने की स्थिति में नहीं है और एक वृक्ष की छाया के नीचे जो है बैठा हुआ है। और इस अगर जंगल में बियावान मतलब वन में, जंगल में अगर इसका प्राणांत मृत्यु हो जाता है तो इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी इसी जंगल में ही इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली
उसकी चाल और कम हो गई थी। अब जो है बस जो है कुछ ड्राइवर जो है और जो बस मालिक थे, हिस्सेदार थे, उन्होंने मिलकर के बस को सही कर दिया और फिर बस आगे चल पड़ी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यानी अब बस जो है शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था और बस की जो हालत थी उसको देखने से पता चल रहा था कि अब जो है ये वृद्धा लोगों की जिस प्रकार आंखों की ज्योति चली जाती है, वैसे उसमें लाइट की कमी थी। इसी बात को वे बता रहे हैं वृद्धा व्यक्ति के रूप को उदाहरण दे करके। एक पुलिया से ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उस सर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब जो है एक और घटना घटी बस के साथ और उसका एक टायर जो है वह खराब हो गया। संयोग की बात है कि वह किसी पहाड़ी जगह पर नहीं खराब हुआ जहाँ से कि किसी नाले वाले में बस गिर जाता अगर चाल स्पीड में रहती तो। सुरक्षित जगह पर उसका टायर खराब हुआ था। इसलिए लेखक बता रहे हैं कि अगर किसी ऐसी परिस्थिति में ऐसी जगह इसका टायर खराब हुआ होता तो हम सभी लोग मर जाते। फिर भी ये बस मालिक है, इसके लिए लोग यही कहते कि मर गया, लेकिन बस का टायर नहीं सही किया। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेसब्री, बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब जो है जब इसका टायर खराब हुआ तो दूसरा टायर भी जो है लगाया और दूसरा टायर का भी वही हाल था। घिसा पीटा पुराना टायर था, उसको लगा करके और बस आगे चल दी। लेकिन लेखक ने अपने चारों मित्रों के साथ जो सोच करके चला था कि इस बस से हमें सतना तक समय से पहुंचा देगी और वहां से हम जबलपुर के लिए ट्रेन पा जाएंगे समय से, उसकी उम्मीद उन्होंने छोड़ दिया था कि अब हमें समय से हमारी ट्रेन मिलेगी जबलपुर के लिए और मैं अपने घर पहुंचूंगा। इसलिए उन्होंने यह सोचा कि अब इसी बस को अपना घर समझ के इसी में बैठते हैं और ये बस कब घर पहुंचा देंगी, यानी दूसरे घर मृत्यु लोक में कब पहुंचा देगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। फिर भी जो है वे यही सोच करके बैठ गए कि अब हमको हमारी ट्रेन नहीं मिलेगी, हम अपने घर नहीं जाएंगे। तो ये हरिशंकर परसाई की व्यंग भरी रचना थी जिसको आप लोगों ने पढ़ा, देखा और समझा। तो इस तरह से इनका ये परिवहन विभाग और बस मालिक के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। उनके प्रति ये व्यंग है, उनका विरोध करते हैं कि इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतनी पुरानी बस को, परिवहन विभाग को भी इतनी पुरानी बस को इस रास्ते पर चलने की अनुमति नहीं देना चाहिए। उसे ध्यानपूर्वक केयरफुल रहना चाहिए। इन सारी बातों को लेखक इस अध्याय में बताने की कोशिश किए हैं। तो बच्चों इसको ध्यान से देखेंगे और इस पर मैं प्रश्नोत्तर भी भेज दूंगा जिसे आप लोग अपने कॉपी में करके दिखाएंगे। धन्यवाद बच्चों।